हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, उसकी डिफिनीशंस, उसके बाद फोर्स और फिर लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने तीनों लॉज कंप्लीट कर लिए थे। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे मोशन को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, यानी गति। गति कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन और उसके आगे चाल और फिर वेलोसिटी यानी कि वेग। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, मोशन मोशन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कोई भी वस्तु मोशन में तभी होती है जब वो समय के साथ साथ अपनी स्थितियों में परिवर्तन लाती रहती है। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु गति कर रही है। दोस्तों, गति एक सापेक्ष टर्म है। एक मतलब ये रिलेटिव होता है, ये निरपेक्ष नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम किसी भी वस्तु की गति को डिफाइन करते हैं तो हम लोग एक रेफरेंस सेट करते हैं, मतलब एक बिंदु सेट करते हैं और उसी बिंदु के सापेक्ष में हम ये देखते हैं कि वो वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है। अब ये संभव है कि उस बिंदु के सापेक्ष उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही हो, लेकिन हो सकता है किसी और बिंदु पे हम जब जाके देखें तो उसकी जो समय के साथ साथ स्थिति है वो बदल नहीं रही है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को थोड़ा और इस पे। जैसे कि ये एक ट्रेन का डब्बा है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ, एक लोग यहाँ बैठे हैं, एक लोग यहाँ बैठे हैं, एक लोग यहाँ बैठे हैं और एक लोग यहाँ बैठे हैं। और ये हमारा फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, आप खड़े होकर देख रहे हैं ट्रेन जा रही है आगे की तरफ इधर, और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ, और आप खड़े होकर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन में बैठे इस व्यक्ति को आप अगर देखते हैं तो ये जो व्यक्ति है वो आपके सापेक्ष, आपके देखने में जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। जैसे अभी ट्रेन यहाँ है, कुछ समय बाद ट्रेन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये वस्तु यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब कुछ समय बाद इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो गति में है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी कंपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ ये जो एक व्यक्ति है, ये अगर इस व्यक्ति को देख रहा है तो वो क्या कहेगा कि दोनों आमने सामने एक दूसरे के बैठे हैं। तो कुछ समय बाद जब ट्रेन यहाँ पहुँची तो अभी भी फ्रेंड्स इस व्यक्ति के सापेक्ष, इस व्यक्ति के सापेक्ष जो यहाँ वाला व्यक्ति है, उसके सापेक्ष जो यहाँ वाला व्यक्ति है, वो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वो अभी भी यहाँ बैठा है, ये अभी भी यहाँ बैठा है। तो समय के साथ इस व्यक्ति के सापेक्ष इस व्यक्ति की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है वो तो ये कहेगा कि ये तो वस्तु मूव ही नहीं कर रही है, ये तो गति में है ही नहीं, ये तो विरामावस्था में है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। वहीं आप जो कि आप कंपार्टमेंट के बाहर हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वहाँ से आप देख रहे हैं कि ये तो अपनी स्थिति बदल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा था कि मोशन जो होता है वो सापेक्ष होता है। आपकी रेफरेंस से, आपकी रेफरेंस से ये जो व्यक्ति है वो मोशन में है, लेकिन जो इसके कंपार्टमेंट में बैठा इसका साथी है उसके रेफरेंस से ये जो व्यक्ति है वो मोशन में नहीं है। तो जो गति होती है वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु अगर समय के साथ आप देख रहे हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो आप तो कह रहे हैं कि वो गति में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई और भी या किसी और फ्रेम से अगर देखा जाए तो वो गति में है। जैसे कि हम लोग अब अभी अपने कमरे में बैठे होंगे, आपके सामने जो आपकी बुक्स, टेबल्स, मेज, कुर्सी जो भी होगा वो स्थित होगा, वो विराम की अवस्था में होगा। आप पढ़ के बैठ रहे होंगे, 1 घंटे बाद भी वो वहीं पे होगा, 2 घंटे बाद भी वो वहीं पे होगा। तो उसकी अपनी स्थिति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, सपोज कीजिए, केवल सपोज करना है, चंद्रमा पे है और वो देख रहा है तो उसके लिए तो पूरी पृथ्वी घूम रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे रखी गई हर एक वस्तु घूम रही है। और घूमने का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी समय के साथ-साथ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी वो चीज़ यहाँ है, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। तो जो चंद्रमा पे व्यक्ति बैठा होगा, उसके लिए ये सब चीज़ें मोशन में होंगी, लेकिन आपके लिए ये सब चीज़ें अभी भी क्या है, विराम की अवस्था में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो रेस्ट हो, यानी कि विराम हो, और चाहे वो गति हो, दोनों सापेक्ष सापेक्ष होते हैं। ये किसी दूसरे के फ्रेम से देखने पे हो सकता है कोई चीज़ गति में हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी फ्रेम से देख रहा है तो वही वस्तु क्या हो सकती है, विराम की भी अवस्था में हो सकती है। तो ये था फ्रेंड, जो कि हम लोग देख रहे थे कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है। तो सापेक्ष का मतलब ये होता है कि अलग अलग फ्रेम से देखने पे वस्तु अपनी स्थिति में हो सकता है परिवर्तन कर रही हो, या हो सकता है अपनी स्थिति में परिवर्तन ना कर रही हो। तो फ्रेंड्स, गति और विराम दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सापेक्ष का यहाँ क्या मतलब होता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है फ्रेंड्स, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। फ्रेंड्स, मोशन दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको। यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड्स, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कहते किसको है, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति में है कि वो बराबर समय अंतरालों में बराबर बराबर दूरियां तय कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि साधारण गति में है। जैसे कि आप मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं कहीं, और आपको एक जगह से यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे जाना है। आपने यहाँ से शुरुआत किया, 2 घंटे में आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर दी और यहाँ पे पहुँच गया। फिर अगले 2 घंटे में आपने और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की और आप यहाँ पे पहुँच गए। फिर अगले 2 घंटे में आपने 2 किलोमीटर और डिस्टेंस तय की, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें कि आप हर एक 2 घंटे में 2-2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यानी समान समय, हर बार आप 2 घंटे में 2 ही किलोमीटर चल रहे हैं, यानी कि समान समय में आप एक समान दूरी तय कर रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि वो समान समयांतराल में समान दूरियां तय कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, साधारण गति कर रही है। और इसका अगर हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे देखें फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो मान लीजिए कि हम एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस होगा हमारा, ये वाला, और ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे समय रखता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अगर मैं आपको डिस्टेंस रखता हूँ, यानी कि दूरी रखता हूँ, ये, तो मान लीजिए ये समय है हमारा, ये है पहला घंटा, ये है हमारा दूसरा घंटा, ये है हमारा तीसरा घंटा, यानी कि एक एक घंटे के अंतराल पे मैंने लाइंस बनाई है। और यहाँ पे ये है 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जो साधारण गति होती है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में, ये यहाँ से मैंने शुरू किया और पहले 1 घंटे में मैं कहाँ पहुँच गया, 1 किलोमीटर मैंने तय की। तो 1 किलोमीटर यहाँ है, घंटा यहाँ है, तो इन दोनों को मैं ऊपर बढ़ाऊँगा तो ये यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये मेरा 1 घंटे बाद मेरी पोजीशन यहाँ कहीं है, ये वाला, ये पोजीशन है मेरी 1 घंटे बाद, ये। फिर अगले 1 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे, मतलब कि जब मेरा पूरा जर्नी का, जो मेरी पूरी यात्रा है उसका 2 घंटे कंप्लीट हुआ, तो अगले 1 घंटे में मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया, 2 किलोमीटर पे पहुँच गया। तो ये दूसरा घंटा जब मेरा बीता तो मेरी स्थिति कहीं 2 किलोमीटर पे थी, यानी कि मैं यहाँ था, यहाँ पे कहीं था, ये वाली पोजीशन पे। फिर
तीसरे घंटे में मतलब फिर 1 घंटे बाद मैं कहाँ पहुँचा हूँ? 3 किलोमीटर पे। तो यहाँ कहीं मैं पहुँचा हूँ, ये आप इसको यहाँ से आगे बढ़ाएँगे, ये आप इसको यहाँ से आगे बढ़ाएँगे तो यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे आप। तो ये यहाँ पे दोनों मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे कि हर 1 घंटे में मैं 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ रहा हूँ। यानी कि समान समयों में मैं समान दूरियाँ तय कर रहा हूँ। अब इन सारे पोजीशंस को आपस में एक लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाए अगर फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसकी दोनों ही अक्षों से जो झुकाव होगा वो बराबर होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस टाइप का होता है। आगे हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में समान समयांतरालों में समान दूरियां तय की जाती हैं, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होता है यानी कि असाधारण टाइप की जो गति होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनट, असमान समयांतरालों में यानी कि अलग अलग समयांतरालों में हम अलग अलग डिस्टेंस तय करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि समान समयांतरालों में हम जब असमान दूरियां तय करते हैं। जैसे कि पहले 2 घंटे में हमने पहला 2 घंटा मेरा बीता, मैंने 2 किलोमीटर दूरी तय की। दूसरे 2 घंटे में, उसके अगले 2 घंटे में मैंने 4 किलोमीटर दूरी तय कर दी। फिर उसके अगले 2 घंटे में मैंने 3 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ समान समयांतराल यानी कि हर 2-2 घंटे पे हम जो तय कर रहे हैं दूरी वो अलग अलग है। कभी 2 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 4 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 3 किलोमीटर चल रहे हैं। तो इस टाइप की जब गति होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो इसका अगर हम लोग फ्रेंड्स छोटा सा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कैसे बनेगा इसका। जैसे फिर से हम लोग वही लेते हैं जो पहले लिए थे। ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y एक्सिस। x वाले पे हम लेते हैं हमारा समय, ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, और इस तरह से यहाँ लेते हैं हम 1 किलोमीटर, यहाँ लेते हैं हम 2 किलोमीटर और यहाँ लेते हैं 3 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि पहले 0 से 1 घंटे में मैंने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो मैं कहीं यहाँ पे पहुँचा हूँगा, ये होगा। अगले 2 घंटे में फ्रेंड्स मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ना तय करके इस समयांतराल में यानी 1 से 2 घंटे के बीच वाले समयांतराल में मैंने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो 2 किलोमीटर दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी मैं तय कर चुका हूँ पिछले 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय करूँगा, तो यानी कि कुल मिला के मैं 3 किलोमीटर दूरी तय कर दूँगा। तो इस वाले में मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पे। और फिर उसके अगले 1 घंटे में मैं कुछ और डिफरेंट टाइप की दूरी तय करूँगा। तो जब हम लोग अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरियाँ तय करते हैं तो इस टाइप की गति को हम लोग क्या कहते हैं? असमान गति। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ये ग्राफ हम लोगों का इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, यानी ये घूमता हुआ दोनों ही एक्सिस के साथ इसके एंगल्स इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे। तो असमान गति में जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरह का होता है। तो ये तो हुआ हमारा समान गति और असमान गति। समान में क्या होता है यानी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो बराबर समय अंतरालों में बराबर बराबर दूरियां तय करता है। और असमान गति में क्या होता है, बराबर समय अंतराल या हो सकता है समय अंतराल बराबर ना हो, उसमें वो क्या करता है, असमान दूरियां तय करता है। यानी कि हो सकता है कि पहले 1 घंटे में अगर उसने 2 किलोमीटर तय किया हो तो दूसरे अगले 1 घंटे में उसने क्या किया, 3 किलोमीटर तय कर दिया हो। तो यहाँ समय अंतराल तो सेम है बट उसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा मोशन और उसके प्रकार। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज जो टॉपिक है हमारा दूरी और विस्थापन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन। ये हमारा दूरी और विस्थापन। दूरी किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं, पहले आप लोगों को इसके बीच का अंतर जानना जरूरी है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु है जो पॉइंट ए पे है, यहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट ए है।
एक और कुछ समय के पश्चात हम जब आके देखते हैं तो वो कहाँ पहुँच गई होती है, बी पे, यहाँ पे होती है। अब अगर मैंने इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसको इस तरह से, इसके और इसके बीच की जो गैप है उसको मैंने इस रास्ते के द्वारा जाके कंप्लीट किया, पूरा किया, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं सीधा यहाँ से चलूँ और सीधा यहाँ पे क्या करूँ, पहुँच जाऊँ। एक ये भी तरीका है। तो दो तरीके हैं, लेकिन मैंने इस बात को फॉलो किया। तो फ्रेंड्स, दूरी क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कितनी चली है वो उसकी क्या होती है, दूरी होती है। मतलब अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक आना है हमको, बट मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर 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 ऐसे जा रहा हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ठीक, मैं पॉइंट बी पे पहुँच गया ए से, और मैंने कैसे चला, फिर पहले इधर गया, फिर 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 यहाँ पे आ गया। तो मैंने कुल कितनी दूरी तय की, तो इसका पता कैसे लगेगा कि ये जो मेरा पूरा रास्ता है इसकी जितनी लंबाई है इन सबको हम ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी दूरी कितनी है। तो दूरी की परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब विस्थापन की बात कर लेते हैं दोस्तों। विस्थापन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई दूरी एक निश्चित दिशा में तय की है, एक निश्चित दिशा में जाके मैंने उस दूरी को कंप्लीट किया है, तो वो विस्थापन होता है। यानी कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया और मैंने इधर ना जाके एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये भी आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि इस ए से अंतिम बिंदु जहाँ मैं पहुँच गया हूँ उसको सीधी जो रेखा मिला दे वो क्या होती है, उसकी उसकी जो लंबाई होती है उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बट फ्रेंड्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। हमको अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, जैसे कि आप यहाँ ले लें, यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट बी है, तो अगर इन दोनों के बीच के विस्थापन को बताना है तो हम इधर से जाके इधर से जाके इधर से इस दिशा को फॉलो करके ये अगर जोड़ ले, ये वाला हमारा पाथ की लंबाई, तो यहाँ से विस्थापन नहीं आएगा। विस्थापन हमें निकालने के लिए हमको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर हम किसी और डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो वो हमको विस्थापन नहीं देगा, उससे क्या मिलेगा, दूरी मिलेगी। तो यहाँ से हमको ये क्लियर होता है कि विस्थापन दूरी, कोई भी दूरी विस्थापन तब बन जाती है जब हम उस दूरी को एक निश्चित दिशा में तय करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको भी आप विस्थापन कह सकते हैं। बट वो न्यूनतम दूरी एक निश्चित दिशा में तय की जाती है, जब हम उस दिशा में चलेंगे तभी हमको वो न्यूनतम दूरी मिलेगी। तो विस्थापन के साथ दिशा जुड़ी होती है, इसीलिए विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि है, और जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। बिना दिशा के विस्थापन संभव नहीं है, जबकि दूरी दूरी के साथ दिशा नहीं होती। दूरी तो हम किसी भी इधर जाए इधर जाएँ इधर जाएँ इधर जाएँ, घूम घूम के कहीं से भी आ सकते हैं, पूरे पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। जबकि विस्थापन केवल उन दोनों जो बिंदु हैं उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो कि हमको एक निश्चित दिशा में चलने पे ही मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा थी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं दोनों की परिभाषा, ताकि आप लोग को अगर नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग परिभाषा नोट भी कर लीजिए। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन किसको कहते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी जो एक निश्चित दिशा में तय की गई हो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके साथ दिशाएं जुड़ी होती हैं, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके साथ दिशा जुड़ी नहीं होती। बिना दिशा के भी हम उनको बता सकते हैं। अब बिना दिशा के हम इसके बीच का विस्थापन नहीं बता सकते हैं, हमको बताना पड़ेगा कि ये इसी दिशा में चलेगा तभी विस्थापन मिल पाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का। अब आगे, अब फ्रेंड्स एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि दूरी और विस्थापन में, जैसे कि अगर ये वाला मेरा पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से मैंने शुरू किया चलना और यहाँ पे आ गया, मैं ऐसे गया, ऐसे ऐसे
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पहले यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे 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 करके मैं यहाँ पे आ गया फिर से। मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे फिर से वापस आ गया। तो दूरी हमारी कितनी है, पूरे हमारे पथ की लंबाई, मतलब ये पूरा जो भी मैंने तय किया उसको अगर हम माप लें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो मैंने दूरी तो कवर की, लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो मेरा जो प्रारंभिक पॉइंट है वही मेरा अंतिम पॉइंट है, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब यहाँ विस्थापन शून्य है, लेकिन दूरी शून्य नहीं है। डिस्टेंस यानी कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। अगर हमने चलना स्टार्ट किया और लौट के फिर उसी जगह पे आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि हमने एक रास्ता तय किया है और उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और अगर प्रारंभिक बिंदु और न्यूनतम बिंदु एक ही हो गया फिर वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक दोनों में अंतर होता है। तो हमने दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, दोनों के बीच का अंतर पढ़ा, कौन सदिश है कौन अदिश है ये भी पता किया। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे चाल यानी कि स्पीड। तो हम लोग पढ़ेंगे अब स्पीड के बारे में, यानी कि चाल किसको कहते हैं, यानी कि चाल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चाल दूरी तय किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी को अगर हम उस समय अंतराल से, यानी कि समय अंतराल का मतलब जितना समय हमने उस दूरी को तय करने में लगाया है उससे भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, चाल मिल जाता है। जैसे कि अगर मैंने T1 और T2 दो समय लिया, T1 पे मैं यहाँ हूँ, मेरी पोजीशन ये है, और T2 पे मेरी पोजीशन, मेरी स्थिति ये है। तो T1 से T2 के के बीच मैंने अगर कोई दूरी तय कर दी, मान लीजिए कि मैंने दूरी तय की, डी फॉर डिस्टेंस, तो चाल यानी कि स्पीड क्या होगा, तय की गई दूरी जितनी कि मैंने तय की है वो पूरा, और कितना समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब कि इस समय मैं यहाँ था और फिर कुछ समय बाद मैं यहाँ था, तो दोनों समयों को जब आपस में हम लोग घटा देंगे तो उनके बीच का क्या मिल जाएगा, समय अंतराल मिल जाएगा। तो किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम अगर उस समय अंतराल से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, चाल मिल जाता है कि वस्तु किस चाल से उस दूरी को तय कर रही है। तो चाल की परिभाषा क्या हुई, किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन टू कवर दिस स्पीड, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा वो समय अंतराल जिसमें इस दूरी को तय किया गया है। फ्रेंड्स ये जो चाल हम जो यहाँ पे निकालते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये औसत चाल होती है। औसत चाल मेरा कहने से यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसे आपने अपनी बाइक यहाँ पे स्टार्ट की यहाँ से और आप यहाँ पहुँचे, ऐसे आपने अपनी बाइक से इस डिस्टेंस को कवर किया। तो अब कोई बोले कि चाल निकाल के बताओ, तो आपने क्या किया, जो दूरी ली उसको कैलकुलेट किया, उसको निकाला, और फिर जितने समय में आपने ये दूरी तय की उसको निकाला और उससे डिवाइड कर दिया। मान लीजिए T2 समय में आपने इस पूरे डिस्टेंस को, ये दूरी को तय किया तो उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका चाल मिल गया। बट जो ये चाल निकल के आया, मान लीजिए कि आपने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक, और आपका समय लगा, आपने समय दिया 2 घंटा मान लेते हैं। तो अगर हमको चाल निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि दूरी हमने 4 किलोमीटर की तय की है और समय लगाया है 2 घंटे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। फ्रेंड मैं एक चीज़ आपको बताना वहाँ पे भूल गया, बता देता हूँ कि जो दूरी होती है उसका मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक वही होता है, बस उसके साथ क्या हो जाती है, दिशा जुड़ जाती है। और जो चाल का यहाँ पे मात्रक होगा वो दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर है और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ जो चाल का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर
सेकेंड। तो आपका चाल क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस पूरे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया। बट इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं हुआ कि आप पूरी अपनी यात्रा के दौरान 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप गए होंगे। जैसे कि आप हो सकता है कि कुछ समय तक आपने 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप चले होंगे, कुछ में 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड की कभी आपने अपनी एक्सेलरेटर को बढ़ा दिया होगा तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, कभी आपने अपनी एक्सेलरेटर को घटा दिया होगा तो आपकी स्पीड क्या हो गई होगी? धीरे हो गई होगी। तो आप इस पूरी यात्रा के दौरान अलग-अलग चालों से चले हैं, लेकिन ये जो आपकी जो ये चाल आई है, ये औसत चाल है, क्योंकि ये नहीं बता रही है कि आपने किस समय कौन से चाल से चला, ये बता रही है कि आपने ओवरऑल किस चाल से इस पूरे डिस्टेंस को तय किया। ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक, कि आप लोग सब क्रिकेट देखते ही होंगे। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि आप लोग को दिया होता है कि करंट, मतलब कि करंट रन रेट दिया होता है कि इस समय रन रेट क्या चल रहा होता है। तो रन रेट फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं हम लोग? उस समय जितना रन बना है उस रन को आप किससे डिवाइड कर दिए हैं? कितने ओवर में ये रन बना है, उससे जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा? करंट रन रेट आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी ओवर में उससे ज़्यादा रन नहीं पड़े होंगे। करंट रन रेट का मतलब होता है कि किस रेट से रन्स बने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 50 रन बने हैं हमारे 10 ओवर में, तो हमारा करंट रन रेट कितना होगा? इस पूरे रन को हमने किससे डिवाइड कर दिया है? 10 ओवर से डिवाइड कर दिया है, तो 5 आया, यानी कि हमारा करंट रन रेट कितना हुआ? 5। इसका मतलब लगभग 50 रन प्रति ओवर की दर से हमारे रन बने हैं। बट फ्रेंड्स ये भी हुआ होगा कि कभी किसी ओवर में बाउंड्रीज चौके छक्के ज़्यादा लग गए हों, तो हो सकता है कि 10 रन तक उस ओवर में चला गया हो। कभी किसी ओवर में ये भी हुआ हो कि 1 रन बना हो या फिर वो भी ना बना हो, मेडन चला गया हो। तो यहाँ पे जो हमारा निकलता है रन रेट, ये औसत रन रेट निकलता है। हम ये नहीं बता सकते इससे कि इसमें इस ओवर में इस तरह की पिटाई हुई बॉलर्स की, या इस ओवर में बॉलर्स ने इतने रन बचाए, या इसमें इतने रन खर्च हुए। एक यहाँ पे हमको एक ओवरऑल व्यू मिलता है कि किस रेट से रन्स बने हैं इन 10 ओवरों के दौरान। उसी तरह से फ्रेंड ये जो हमारी चाल है, जो हम निकालते हैं टोटल दूरी अपॉन लिया गया समयांतराल करके हम लोग टोटल अपना जो चाल निकालते हैं, उसमें हमको एक औसत चाल मिलती है। हमको ये नहीं पता चलता कि उस गति के दौरान कब उसने किस चाल से चला है, किस स्पीड से उसने यात्रा तय की है। हम ये पता करते हैं औसत चाल से कि उस पूरी यात्रा के दौरान उसने लगभग इस स्पीड से इस पूरी यात्रा को तय किया है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स चाल, जिसको कि हम लोग औसत चाल कहते हैं। और आगे हम लोग फ्रेंड्स अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग वेग। तो वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। और आप लोग को अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में हम लोग को लिख के बताइए, ताकि हमको पता चले कि क्या होता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। वी विल स्टॉप हियर। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे।